नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई का एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हो चुका है। तो हम बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में। हमने कोशिश की है कि हो सके उतने सटीक और सभी सारे क्वेश्चन की एनालिसिस करवा दें आपको जीके की। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल है वो 1928 में जीता था। और वही भारतीय हॉकी टीम ने एमस्टर्ड खेलों में जीता था। बात करें इसके बारे में तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने नेतृत्व में 29 गोल किए थे और एक भी गोल खाए बिना उन्होंने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। उस दौरान ध्यानचंद ने फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनाते हुए पूरे टूर्नामेंट में कुल 14 गोल किए थे महान दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। बात करें क्वेश्चन की तो भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता था तो कर्णम मल्लेश्वरी है, जो कि जिन्होंने 2000 में सन 2000 में भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीता था, वो भी सिडनी ओलंपिक में जीता था सन 2000 में। बात करें अगले क्वेश्चन की तो गरबा नृत्य कब किया जाता है। तो गरबा नृत्य आप जानते होंगे कि गरबा है वो गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। तो यह अश्विनी मास के नवरात्रों में किया जाता है। गरबा और डांडिया नवरात्रों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये तो आप जानते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है हॉर्नबिल के बारे में। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से दोबारा पूछ सकते हैं, तो याद कीजिए इसको कि हॉर्नबिल है ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। और ये क्यों मनाते हैं, यह सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस है, तो उस दिन ये त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी किस पर आधारित है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो वैदिक धर्म के विकसित हुए 4000 सूत्रों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि मलिक अंबर कहाँ का शासक था। तो यह अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का शासक था, इसकी स्थापना की थी। बात करें मलिक अंबर के बारे में तो यह एक महान योद्धा होने के अलावा एक कुशल शासक भी था। 1610 में मुगलों ने जब अहमदनगर पर कब्जा किया था तब अंबर ने सल्तनत के लिए एक नई राजधानी की स्थापना की। इस शहर का नाम था खिड़की या औरंगाबाद। मलिक अंबर ने मुगलों के नाक में बहुत दम किया था। ये मुगल के टाइम का था, 1610 के आसपास वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 18 में ये वर्णित है कि उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत के अनुच्छेद अंत है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र है उसमें M2 क्या होता है। तो M2 है, आपको विस्तार से अगर पढ़ना है इसके बारे में तो हमने वीडियो बना रखा है, तो उसके पढ़ लीजिएगा। बात करें M2 के बारे में तो M2 है वो M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में जमा राशि। और बात करें तो M2 को धन आपूर्ति गणना के रूप में माना जाता है, जिसमें M1 के सभी तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि नगद और चेक, साथ में पैसे के पास जो बचत जमा को संदर्भित करता है, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, प्रतिभूतियां और अन्य सावधि जमा, ये दोनों को मिलाकर है वो M2 बनता है। विचार साधन में M1, M2, M3, M4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही वायुमंडल की ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन की संरचना क्या है। तो समझते हैं ओजोन क्या है। ओजोन है वो, ओजोन का अणुसूत्र है वो O3 है और यह है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तो ओजोन की संरचना के बारे में बात करें तो ओजोन की संरचना ये है, O डबल बॉन्ड O E प्लस, इधर सिंगल बॉन्ड O माइनस। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फर्न पौधे, फर्न किस पौधे के परिवार से संबंधित है। तो फर्न पौधे हैं वो, फर्न है वो टेरिफाइडा, एक सैमैनी पौधा है, टेरिफाइडा के अंतर्गत है, टेरिफाइडा फैमिली के अंतर्गत आते हैं। बात करें टेरिफाइडा, तो टेरिफाइडा क्या होते हैं। तो टेरिफाइडा वे पौधे होते हैं जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, न कि बीजों के द्वारा। तो ये टेरिफाइडा वो होते हैं जो बीजाणुओं के द्वारा माध्यम से प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि काली मृदा ज्यादातर भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में है वो काली मृदा पाई जाती है। बात करें और तो काली मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग है वो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश या ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये मुख्य रूप से ये प्रायद्वीपीय पठार भाग है जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है और मध्य प्रदेश है, वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सियालदा रेलवे जोन है जो वर्तमान में किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो रेलवे जोन है वो पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ईस्टर्न रेलवे क्षेत्र। तो पूर्वी रेलवे के 4 मंडल हैं, हावड़ा, आसनसोल, सियालदा और मालदा मंडल, ये इसके 4 मंडल हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो औद्योगिक नीति जो 1956 में आई थी उसमें कितने उद्योग शामिल थे। तो औद्योगिक नीति में 17 उद्योग शामिल थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी है जो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। तो उनका संबंध है वो सूरबहार से है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मानव विकास सूचकांक या की इंडेक्स है उसमें अरेंज करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि भूटान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, म्यांमार की, इनकी रैंकिंग क्या है। तो भूटान की आप जानते हैं 27 है, श्रीलंका की 73 है और बांग्लादेश की 129 है। बात करें अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन है। तो अवनी चतुर्वेदी है वो भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट हैं। बात करें इनके बारे में तो इनसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था एयरफोर्स में। तो इंडियन एयरफोर्स की पायलट हैं ये अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। इन्होंने विदेश के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर इतिहास रचा है। भारत की तरफ से पहली ऐसी महिला पायलट है, फाइटर पायलट हैं जिन्होंने युद्धाभ्यास में भाग लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश से कि सिनोनियम ऑफ वेगरस। तो वेगरस का समानार्थी शब्द बताना था। तो वेगरस का मतलब होता है ऊर्जा युक्त या जोरदार या जोश भरा, मतलब जो हेल्दी होता है। तो इसका हेल्दी है मतलब जिसमें फुल स्फूर्ति है, ताकत है, एक्टिव पर्सन, तो उसे कहते हैं वेगरस। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक सिनोनियम पूछा गया और स्पेरियस का सिनोनियम पूछा था, समानार्थक पूछा था। स्पेरियस को होता है जाली, मतलब नकली होता है। तो नकली का आप बोल सकते हैं फाल्स, फोनी, स्नाइड, ये जाली का ही समान अर्थ है, झूठा मान लो, जो सही नहीं है। अगला है कि आइटम फ्रेज ऑफ बेड आयरन, यानी खराब लोहा का आइटम फ्रेज था। तो इसका मतलब होगा ए मोमेंट ऑन पीरियड ऑफ मिसफॉर्च्यून और बैड लक। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान अनुच्छेद 51A के तहत आता है। दोस्तों इसमें छात्रों में कन्फ्यूजन थी कि कौन सा क्वेश्चन है। तो एक तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक पूछा गया था कि भारत के नागरिकों को वैधानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि
बारदोली सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बात करें इसके बारे में और, तो बारदोली सत्याग्रह है वो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था, और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, एक तो नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। और कब किया? तो 1928 में। और कहाँ किया? तो गुजरात में। और उद्देश्य क्या था? एक किसान आंदोलन था। इसी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने है वो पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। और एक लड़का ऐसा कर रहा था कि उससे ऐसा पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सिक्कों को क्या कहते थे? सिक्कों को क्या कहते थे? तो ये भी हम जानते हैं, ये भी हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय चांदी का सिक्का है उसे टंका कहते थे, और तांबे का सिक्का है उसे जीतल कहते थे। बात करें उनके बारे में तो मोहम्मद बिन तुगलक है जिनका संबंध दिल्ली सल्तनत से है, वो निश्चित मात्रा में सोने व चांदी के लिए आदान प्रदान करते थे। देवगिरी में अपने असफल अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में सांकेतिक धन जारी किया था, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के डाले जाते थे जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। ये इनका एक स्टूपिड आइडिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेमिस पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो हेमिस पर्व है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें हेमिस पर्व की तो हेमिस पर्व है वो लद्दाख का फेमस पर्व है, और हेमिस मठ है वो लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है और भारत का सबसे बड़ा मठ है। सॉरी, इसका बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है हेमिस मठ। लद्दाख में हेमिस महोत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है जो लेह के सुरम्य क्षेत्र में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। भगवान पद्म संभव की जयंती को समर्पित हेमिस पर्व है तिब्बती तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक मंत्र मुग्ध करने वाला अनुभव प्रदान करता है। तो ये धर्म है वो बौद्ध है, और किसी संबंधित किसे है? तो ये लद्दाख से है, और भगवान इसके पद्म संभव की जयंती पर ये मनाते हैं पर्व है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्कर विजेता फिल्म के नाटो सिंगर है उसके सिंगर डायरेक्टर कौन थे? तो सिंगर डायरेक्टर है वो किरावनी थे, और इस आर फिल्म के डायरेक्टर है वो थे एस राजामौली थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट में सिलिका कितना प्रतिशत होता है? तो सीमेंट में सिलिका का परसेंट है वो 17 से 25% के लगभग होता है। बात करें सीमेंट की तो सीमेंट में चूना यानी सी वो है वो 60 से 67% होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 वो 1 से 3%। सिलिका SiO2 वो होता है 17 से 25%। सोडा और पोटास तो Na2O प्लस K2O वो होता है 0.5 से 1.3%। और एल्यूमिना है वो Al2O3 उसे कहते हैं वो 3 से 8%। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 वो होता है 0.5 से 6% होता है। ये सिलिका का स्ट्रक्चर होता है, इससे मिलकर सिलिका बनी होती है, पूरी सीमेंट बनी होती है। मैग्नीशिया वो MgO यानी वो होता है 0.1 से 4%। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक वनडे में एक गेंदबाज कितने ओवर कर सकता है अधिकतम? तो एक वनडे में 10 ओवर कर सकता है अधिकतम। कल पूछा गया था कि एक क्रिकेट में ऑन फील्ड कितने अंपायर होते हैं? तो 2 अंपायर होते हैं। और पूछा गया था कल की शिफ्ट में कि क्रिकेट में जनवरी 2022 में किससे क्रिकेट ऑफ द मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था महिला क्रिकेट में? तो क्रिकेट से क्वेश्चन बन रहे हैं, खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये टॉपिक जरूर कवर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध से समाप्त ले लिया, युद्ध से संन्यास ले था, यानी उसके बाद युद्ध करना छोड़ दिया था उसने? तो उसका नाम था मौर्य सम्राट अशोक है। बात करें अशोक के बारे में तो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए नरसंहार से राजा द्रवित हो गया, और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में भेरी घोष का स्थान धम्म घोष ने ले लिया। अशोक का 13 शिलालेख कलिंग का
विस्तृत वर्णन करता है। 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। तो ये भी याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध का वो वर्णन है वो कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वां शिलालेख में मिलता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो स्टेट गवर्नर यानी राज्य का राज्यपाल है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो कोपेन के अनुसार है वो CWG प्रदेश है वो किस तरह का जलवायु प्रदेश है, तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार CWG। अगला प्रश्न है कि 2019 में पद्मश्री से सम्मानित मजम्मा जोगती का संबंध किससे है, तो उनका संबंध है वो मजम्मा जोगती है वो ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना है। और बात करें 2019 की, तो 2019 में 4 पद्म विभूषण दिए गए थे, 14 पद्म भूषण दिए गए थे और 54 पद्म श्री अवार्ड दिए गए थे। अगला क्वेश्चन तब पूछा गया था कि प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य कौन करता है, प्रोटीन संश्लेषण कार्य है वो राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत ऋण देने की एक संस्था है, तो ऋण देने संस्था है वो बैंक एवं सहकारी समितियां है। तो वो गैर संस्थागत है वो RBI होती है, वो गैर संस्था होती है, वही संस्थागत ऋण देने की संस्था होती है वो बैंक एवं सहकारी समितियां होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपधातु से ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से उपधातु कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसा ऑप्शन था। तो हम उपधातु के बारे में बात कर लेते हैं, उपधातु कौन सी होती है। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 है वो उपधातुएं होती हैं। ऐसा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि वॉलीबॉल के 4 सेट में कितने राउंड होते हैं, तो वॉलीबॉल के 4 सेट में है वो मैच 5 सेटों में सर्वश्रेष्ठ खेले जाते हैं। पहले 4 सेट 25 अंकों के लिए खेले जाते हैं, जबकि अंतिम सेट 15 अंकों के लिए खेले जाते हैं। एक टीम को एक सेट के 2 अंकों में से जीतना होगा, कोई सीमा इसकी नहीं है, इसलिए एक सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि किसी एक टीम को 2 अंकों का लाभ नहीं मिल जाए। तो ये उस वॉलीबॉल के सेटों का कुछ वर्णन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नागालैंड उत्सव ऐसा है जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, तो आप सभी जानते होंगे इससे पहले से पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ऐसा है जिसकी शुरुआत है वो 2000 में हुई थी और ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध उत्सव है। बात करें इसके बारे में, तो इस त्यौहार की शुरुआत है वो वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। अगला प्रश्न था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि कब स्टैटिक यानी स्थिर और कब कम हुई थी, बढ़ाव चढ़ाव कब हुआ था, तो इसके बारे में बात करें तो वर्ष 1981 से 1991 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में भारी गिरावट धीमी थी, इसलिए 1991 से के बीच तेज हो गई। 2% प्रति व्यक्ति की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 35 वर्षों की अवधि में दोगुनी हो जाती है। वास्तव में भारत में यही मामला रहा। भारत की जनसंख्या वर्ष 1951 से 1986 के बीच में 361 मिलियन से 763 मिलियन तक दोगुनी अधिक हो गई थी। तो 1981 से पहले है वो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, उसके बाद 1981 के बाद में वो जनसंख्या वृद्धि दर उतनी ज़्यादा तेज नहीं हुई थी, तो वो दर प्रतिशत है वो कम हो गई थी उसके बाद में। 1981 से पहले है 1951 के पास है वो विस्फोट वर्ष था 1951 के लगभग, तो वहाँ पे तो विस्फोटक वर्ष से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, और 1981 के बाद में है वो जनसंख्या वृद्धि दर वो थोड़ी धीमी हो गई थी। अगला क्वेश्चन पूछना था एंटोनियम से कि एंटोनियम ऑफ एम्पटी यानी खाली का एंटोनियम क्या होता है, तो क्राउडेड इसका उत्तर होगा। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़, खाली का एंटोनियम होगा भीड़ भाड़ वाला स्थान। अगला क्वेश्चन था कि एंटोनियम ऑफ सेल्डम, तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, तो ऑफ्टन इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑफ्टन मान लीजिए, ऑलवेज मान लीजिए, ऐसा कुछ मतलब कभी कभी ना होकर रेगुलर मान लीजिए, ऐसा
इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आइटम ऑफ स्किन ऑफ थिन, ऐसा कुछ था, स्किन ऑफ थिन था या स्किन ए थिन था, द स्किन थिन था, द स्किन थिन, ऐसा कुछ था सर, मुझे पूरा नहीं है लेकिन ऐसा कुछ था कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। बात करें इनके बारे में तो राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य गुरु और कोरियोग्राफर है। इन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य तरंगिनी संस्थान की स्थापना की और संचालन किया। कला नक्षत्र में इनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो दीपावली का उत्सव या त्यौहार है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में आता है। तो दीपावली है वो कार्तिक मास में आती है और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार आता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी से कि साधारण जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो साधारण जीडीपी का सूत्र होता है वो है C + I + G + E-M, या आप मान सकते हैं C का मतलब होता है निजी उपभोग, I का होता है सकल निवेश और G का होता है सरकारी निवेश और E का मतलब निर्यात और M का आयात। दूसरे तरीके समझता हूँ जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है तो कर्मचारियों का मुआवजा प्लस सकल परिचालन अधिशेष प्लस सकल मिश्रित आय और प्लस उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर। ये दोनों से आप जो भी समझना चाहें वो समझ सकते हैं। जो भी ऑप्शन में था आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था झील से कि निम्न में से ऐसी कौन सी झील है जो ताजे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे ऑप्शन में था डल झील, वुलर झील, भीमताल, नैनीताल, ऐसे कुछ ऑप्शन था और साथ में पुलिकट था ऑप्शन में। तो इसका उत्तर होगा पुलिकट झील ऐसी है जो ताजे पानी की झील नहीं है। बात करता ताजे पानी की झील तो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वुलर झील है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। बात करें भारत की प्रमुख ताजे पानी की झीलों के बारे में तो वुलर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकतक झील और बड़ा पानी झील। अधिकांश झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। इसके बारे में बात करें तो हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। बता दें कि ये योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं का लोन उपलब्ध करवाएगा। ये महिलाओं को स्वरोजगार उत्पादन करने के लिए बेसिकली ये सरकार लोन प्रोवाइड करवाती है महिलाओं को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आइटम फ्रेज से कि आइटम ऑफ बीटिंग अराउंड द बस। तो इसका मीनिंग होगा कि टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन या टू स्टॉल टू वेस्ट टाइम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य है जो भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है को भाग 3 में मौलिक अधिकार के साथ क्यों नहीं रखा गया। तो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय हो सकते हैं संविधान में, लेकिन मौलिक कर्तव्य है वो परिवर्तनीय नहीं है, तो दोनों का मैच नहीं होता, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों के साथ नहीं रखा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना है वो 1984 में हुई थी। बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के बारे में तो SAI है वो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार ने युवा मामले में खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान कार्यवाहक महानिदेशक संदीप प्रधान नए महानिदेशक हैं।
और इसका पूछ सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो देखने की बात करें तो 1774 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। दोस्तों इन दोनों में सवाल में कन्फ्यूजन है कि जीवित कोशिकाओं से पसंद पूछा था, लेकिन ये था कि किसने देखा था या फिर किसने खोज की, तो दोनों में कन्फ्यूजन है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा सवाल पूछा गया था। देखने की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, और खोज की बात करें तो जीवित कोशिकाओं और मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और प्रारंभिक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हुए मृत कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप का इतना विकसित नहीं हो पाया था, रॉबर्ट हुक इतने नहीं कर पाए थे विकसित। बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने एक अधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप है वो विकसित किया था, और उन्होंने बैक्टीरिया जैसी जीवित कोशिकाओं को देखने की अनुमति देता था, और वैसा माइक्रोस्कोप देखा था, और उन्होंने ऐसा स्कोप की रचना की, और सबसे पहले उन्होंने ही ये जीवित कोशिकाएं देखी थी, बैक्टीरिया देखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योग है वो 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये इनका संबंध है वो तबला वाद्य से इसका संबंध है। एक जाकिर हुसैन है, तो इनके पिताजी हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि पूछा जाता है पेपर में कि उनका संबंध किससे है। तो उनका संबंध भी तबला वादक से था। तो ये दोनों, इन दोनों का संबंध है वो तबला वादन से है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान का संबंध। एक क्वेश्चन था कि टी.एच. शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने बताया। तो इसमें कन्फ्यूजन है कि सवाल क्या था, आप ये सवाल पूरा नहीं मिल पाने के कारण मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक टी.एच. शर्मा से। तो आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि स्माइल योजना है वो किससे संबंधित है। तो इसका उद्देश्य है स्माइल योजना का कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो हैं या भीख मांगने वाले लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में और अधिक बात करें तो स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का होगा, जिसके अलावा ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के बारे में बात करें तो इनका जीवन काल है वो 1777 से लेकर 26 अप्रैल 1858 तक रहा था। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। ये वर्तमान में जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया या पंवार राजपूत घर से संबंधित थे। वर्तमान में भारत के बिहार भोजपुर जिले का ये एक हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता है वो फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। फोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। सर्किट के माध्यम से बहने वाले विद्युत की मात्रा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ये एमीटर का प्रयोग है, और फोटोमीटर है वो प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है वो भरतनाट्यम से है। बात करें पद्म सुब्रमण्यम के बारे में तो इनका जन्म है वो 4 फरवरी 1963 मद्रास में हुआ था, और ये एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक थे। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन, कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी हैं। वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मुख्यतः ये भरतनाट्यम से संबंधित महिला हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो 3rd शिफ्ट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको
हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका PDF, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम जिन भाइयों का एग्ज़ाम है आगे शिफ्ट में, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। दोस्तों यही से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही सब